नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल AK स्टडीज़ में। दोस्तों, बहुत बड़ी घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव साहब। वो अभी कुछ देर पहले DD न्यूज़ पर लाइव आए हुए थे। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कि रेल मंत्री ने क्या कहा है। खुद उन्हीं से सुनते हैं कि उन्होंने क्या कह रहे हैं। यहाँ नंबर आता है, लेकिन जो छात्रों का कहना है कि जो बच्चे एक से ज्यादा कैटेगरी में compete करके उनको आप सिर्फ एक ही गिनिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको समाधान किया जा सकता है। इसके लिए कोई सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई आग लगाने की जरूरत नहीं। रेलवे आपकी अपनी खुद की संपत्ति है। छात्रों से मेरा निवेदन है। सर, आपने जो समाधान शब्द कहा, चिंता छात्रों को यही है कि वो समाधान क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को लग रहा है कि शायद उनके हिस्से का हक चला गया। तो क्या वो 20 गुना संख्या रहते हुए हर प्रकार के छात्र को उसको वाजिब हक मिल सके, इसको लेकर क्या समाधान हो सकता है? मिलता है कि इसका समाधान संभव है, और जिस संपर्क के साथ जो आज रिप्रेजेंटेशंस आए हैं छात्रों के, उन छात्रों के रिप्रेजेंटेशन को देख के भी लग रहा है कि इसका समाधान संभव है। कमिटी बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस्ड लोगों की है, जिन लोगों ने रिक्रूटमेंट में बहुत सारा एक अनुभव हासिल किया हुआ है। तो मेरा निवेदन है छात्रों से, मात्र 3 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते में आप सबके सब रिप्रेजेंटेशंस देंगे और 3 हफ्ते के तुरंत बाद इसका समाधान निकल जाएगा। मुझे विश्वास है कि इसका समाधान निकल जाएगा। जी। सर, एक कंसर्न ये भी है कि साहब एक बच्चे का एक से ज्यादा जगह पे उसका नाम दर्ज है, जो 20% ज्यादा या 20 गुना ज्यादा आपने कहा कि जिन बच्चों को उस लिस्ट में एक तरीके से उनका नाम आया है। तो ये एक बच्चों को तर्क दिया जा रहा है, बच्चे तर्क इस बात को दे रहा है कि साहब ये उनके साथ अन्याय है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह है। तो ऐसे में वो अप्लाई या ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा, लेकिन उसका नाम ज्यादा होने से किसी और का हक मारा जा रहा है। ये एक क्या तकनीकी इशू है और इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हम सबको समझने की है। पहली कि हम किसी भी परीक्षा में हमेशा मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। जी। पहला तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं पे 10+2 क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उसमें अगर एक कोई ग्रेजुएट बच्चा अगर अप्लाई करता है तो हम उसको रोक नहीं सकते। राइट, पहला ये। दूसरा, हम किसी भी छात्र को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सबका हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं जितनी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले, हर एक अपॉर्चुनिटी में मैं ट्राई करूं। ये सभी का एक रहता है। हम भी उसी प्रक्रिया से गुजरे हैं, हमने देखा है ये तकलीफ क्या होती है, ये दर्द क्या होता है, इसमें किस तरह से मानसिक तौर पे जो पेन होता है, जो टेंशन रहता है, जो एंजाइटी रहती है, वो मैं समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो क्या इसका एक तार्किक, लॉजिकल और लीगल सॉल्यूशन निकल सकता है? मेरा मानना है हाँ, निकल सकता है सॉल्यूशन। सर, एक बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में ये तर्क दिया जा रहा है कि साहब 10वीं जो 12वीं पास बच्चों के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया गया, तो उसमें ग्रेजुएशन के बच्चे जब आएंगे तो वो जो समझ में आया कि कंप्लेंट वहां नहीं है, मुद्दे 2 हैं। एक मुद्दा जो अभी आपने 20 टाइम्स वाला बोला, दूसरा मुद्दा है ग्रुप डी का, कि आप इसको सिंगल फेज करेंगे या डबल फेज करेंगे। तो डबल फेज के पीछे सोच ये थी कि 1,25,00,000, उसमें भी 1,35,00,000 या 1,15,00,000 के आसपास एप्लीकेशन है, 1 करोड़ से अधिक है। तो उसे इतने बड़े एग्जाम में यूनिफॉर्मिटी कैसे लाए? आज मान लीजिए मैं अगर प्रीलिम एग्जाम दे रहा हूँ, उस दिन अगर मेरी तबीयत थोड़ी कमजोर रही, तो उस दिन मैं एग्जाम ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरे पास कम से कम एक और चांस होना चाहिए मेन एग्जाम के टाइम में ढंग से मेरिट में आ जाऊं। राइट, ये थॉट प्रोसेस के साथ 2 स्टेज किया गया था। लेकिन जो पुरानी सिस्टम था जिसमें सिंगल स्टेज में किया जाता था, और अभी जो छात्रों का रिप्रेजेंटेशन है, उसका भी एक समाधान निकल सकता है। ये कोई बहुत बड़े ऐसे मुद्दे नहीं है जिन मुद्दों पे सड़क पे उतरना पड़े। सड़क पे उतरो। छात्र ये भी कह रहे हैं कि जो सेकंड फेज में आपको जो प्रक्रिया अपनानी थी, आपने पहले ही फेज में अपना ली, इसकी वजह से भी उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसा नहीं है, सेकंड फेज फर्स्ट फेज तो दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। जी। आजकल तो वैसे भी एग्जाम सारे कंप्यूटर पे। विश्वास है कि छात्रों का हमारे ऊपर ही विश्वास रहेगा, चाहे कोई कितनी भ्रमित करने की कोशिश करे। सर, इस पूरे प्रोसेस के तहत जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसको लेकर भी सवाल है कि साहब आप करना तो बेहतरी के लिए चाहते हैं, लेकिन कई बार उसकी वजह से कुछ छात्रों में भ्रम है कि शायद
अच्छा स्कोर करने के बाद भी उनका नाम शॉर्टलिस्टेड लिस्ट में नहीं होता, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नॉमिनेशन दुनिया के हर परीक्षा में होता है, करीब करीब हर बड़ी परीक्षा में होता है, और उसके बिना आप कैसे मैनेज करोगे किसी भी एग्जाम को? अगर 1 करोड़ संख्या है, एक सेंटर है, कितने मतलब हजारों की संख्या में शिफ्टों में काम होता है। हजारों की संख्या में जब शिफ्टें हैं, कई 100 सेंटर्स हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करना तो दुनिया के हर एग्जाम में होता है। भारत के आज की बात है क्या? ये तो 1970 1950 के समय से जब संख्याएं बढ़ने लगी तब से नॉर्मलाइजेशन होता है। जी जी सर, रोजगार के लिहाज से रेलवे एक बहुत बड़ा एक संस्थान है, और अभी भी अगर देखा जाए तो कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा बड़े एक परिवार के तौर पर देखने को मिलती है, और ये रोजगार के अवसर